Next, we'll see the Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. अभी जो दूसरे powers थे तो यहाँ पे क्या हुआ, जो दूसरे लोग थे वो लोग भी मार्केट में एंटर कर चुके थे. वो जो रॉयल चार्टर था, परमिशन था, वो इनको रोक नहीं पाया. Now by the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India. तो इससे पहले कि यूरोपियंस यहाँ पे आके फिर यहाँ से इंडिया आ पाते, तो यहाँ पे पोर्चुगीज़ ने अपना जो है पहले से ही इंडिया में अपना जो इस्टेब्लिशमेंट है ओपन कर दिया था. और ये जो पोर्चुगीज़ थे वो कहाँ आए थे सबसे पहले? दे केम टू गोवा. In fact, now he is a very well-known personality, Vasco da Gama. He was an explorer, जो जगह जगह जाके खोज करते हैं वो. तो he was the one who discovered the sea route to India in 1498. तो पोर्चुगीज़ थे, पोर्चुगीज़ का ही एक्सप्लोरर था वास्को दा गामा, जिन्होंने पहली बार इंडिया का वे रूट ढूंढा था बाय सी. Now, by the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. तो उसके बाद डच भी आए, फिर उसके बाद फ्रेंच ट्रेडर्स भी आए. तो ऐसे करके धीरे धीरे जो अलग अलग कंट्री के ट्रेडर्स थे वो इंडियन ओशंस में नज़र आने लगे. अभी इतने सारे जो कंट्रीज़ थे वो ट्रेड करना चाहते थे. प्रॉब्लम एक ही थी कि वो लोग एक ही चीज़ परचेज़ करने में इंटरेस्टेड थे. तो द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स. द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप. तो इंडिया में जो कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होता था उसका बहुत डिमांड था यूरोप में. फिर इंडिया पहले से ही एंशिएंट टाइम से ही जो स्पाइसेस है उसके लिए बहुत फेमस था. तो जो पेपर, क्लोव्स, कार्डमन, ये सब तुम्हें हिंदी में पता होगा, काली मिरी, लौंग, इलायची, सिनामन और दालचीनी, ये सारे बहुत डिमांड में होते थे. तो कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. तो जो डिमांड बढ़ता है तो जो प्राइसेस है वो भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अगर डिमांड है तो लोग कितना भी पे करके उससे परचेज करेंगे. तो एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न. तो अगर दाम बढ़ जाता है तो जो लोग ख़रीद रहे हैं वो उसे ज़्यादा दाम में ख़रीदेंगे, लेकिन अगर वो बेचेंगे ज़्यादा दाम में तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा और लोग ख़रीदेंगे भी नहीं. The only way the trading companies could flourish was by eliminating the rival competitors. तो अभी एक ही चीज़ था जिससे कंपनीज प्रॉफिट बना सकती थी या फिर फ्लरिश कर सकती थी, वो थी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कंपटीशन में जो जो लोग खड़े थे, जो जो कंट्रीज़ खड़े थे, उनको हटाना. The urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trading companies. तो अभी मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए ये सारे जो अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज थे उनमें बैटल छिड़ गई, फाइट्स होने लगे. Now through the 17th and 18th century they regularly sank each other's ships. तो 18th और 17th सेंचुरीज़ में क्या होने लगे, वो लोग शिप से आते थे, उन लोग क्या करते थे, एक दूसरे का शिप जो है डुबा देते थे. सैंक देयर शिप्स, ब्लॉकेडेड रूट्स को ब्लॉक कर देते थे, उनको कहीं एंटर करने नहीं देते थे. एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद देयर सप्लाईज. और जो राइवल शिप्स थे, राइवल कंपनीज के जो शिप थे, उन लोग को जो भी उन लोग सप्लाई लेके जाते हैं उनको वहाँ से रोक देते थे, उन लोग कहीं जाने ही नहीं देते थे. तो ये सारी चीज़ें वो लोग करते थे ताकि राइवलरी हट जाए, कॉम्पिटिटर्स हट जाए और उन लोग काफ़ी मार्केट को कैप्चर कर सके. Then trade was carried out with arms and trading posts were protected through fortification. अभी ट्रेड कैसा हो गया, एक लड़ाई की तरह हो गया था. तो ट्रेड जो है
होता था लेकिन आर्म्स के साथ, और उनके ट्रेडिंग पोस्ट यानी कि जहाँ से वो ट्रेड करते थे, सामान खरीदते थे, बेचते थे, उनको भी फोर्टिफिकेशन यानी कि एक किले जैसा उसे मजबूत बना के उस पोस्ट को ट्रेडिंग किया जाता था, क्योंकि अभी जो राइवलरी थी, राइवल ग्रुप्स थे, उनसे ज़्यादा खतरा था लोगों को, जो ट्रेडिंग कंपनीज थे उनको। इसके लिए अभी हथियारों की और प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ गई थी। नाउ दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये फाइटिंग होता था, सब कुछ सामान किसी के शिप्स डुबा दिए जाते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, जो लोकल रूलर्स थे जो हमें रूल कर रहे थे, तो उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, क्योंकि जो लोग थे उन्हें ऑफकोर्स ये सब सहना पड़ता था, बैटल्स देखने पड़ते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई, डिफ़िकल्टी हुई ट्रेड कैरी आउट करने के लिए। और यहाँ पे पॉलिटिक्स भी, इसीलिए अभी जो कंपनी थी वो सोच रही थी कि अभी ट्रेड और पॉलिटिक्स को हम अलग कैसे करें, क्योंकि अगर उनको ट्रेड करना है, उन्हें मार्केट कैप्चर करना है, तो उन्हें पॉलिटिक्स भी करना पड़ेगा, राजनीति थोड़ी करनी पड़ेगी, लोकल रूलर्स को कैसे अपने कंट्रोल में करें। अगर ये लोग कंट्रोल में आ जाएंगे लोकल रूलर्स, तो वहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अभी लेट्स सी व्हाट दे डिड, व्हाट डिड द ब्रिटिशर्स डू। Now we'll see East India Company begins trade in Bengal. The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651. तो ये ट्रेड जो था वो काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो जो फर्स्ट फैक्ट्री जो इंग्लिश कंपनी ने बनाई थी वो थी ऑन द रिवर हुगली, बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। वो था 1651 में, जब वो सिर्फ ट्रेडर्स की तरह आए थे। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम हैज़ फैक्टर्स ऑपरेटेड। तो उस टाइम में उनको फैक्टर्स बोला जाता था। ओके, नाउ द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस, यानी कि गोडाउन, where goods for export were stored, and it had offices where company officials sat. तो उनका एक गोडाउन भी होता था और ऑफिशियल्स भी होते थे जो उस ऑफिस में, कंपनी के ऑफिस में बैठा करते थे। एज ट्रेड एक्सपांडेड, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ते गया, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, कंपनी ने मर्चेंट्स जो थे, जो बेचा करते थे, और जो ट्रेडर्स थे जो सामान बेचते और खरीदते थे, उनको परसुएड किया, यानी कि उत्साह कि तुम लोग आके फैक्ट्री के नज़दीक आके सेटल हो जाओ अपना बिजनेस लेके। देन बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। तो जो सेटलमेंट उन्होंने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बोला कि फैक्ट्री के नज़दीक आके सेटल हो जाओ, तो उसके आसपास उन्होंने फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। Then 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company ज़मींदारी rights over 3 villages. फिर उन्होंने क्या किया, उनका नेक्स्ट स्टेप, 2 साल के बाद उन्होंने मुग़ल ऑफिशियल्स को रिश्वत दी। ब्राइब यानी कि रिश्वत देना, कि 3 साल के लिए हमें विलेजेस के राइट्स दे दो। ओके, नॉट 3 साल के लिए, 3 विलेजेस का ज़मींदारी का राइट्स उनको दे दो। अभी ज़मींदारी का राइट्स यानी कि वो जो फार्मर्स होते थे, ओके, वो कौन से लैंड पे क्या उगाएंगे, कितना उगाएंगे, ये सारा राइट्स अभी फिर इंग्लिश के पास होगा। तो ये मुग़ल ऑफिशियल्स को उन्होंने घूस खिलाकर ये ज़मींदारी राइट्स ले ली 3 विलेजेस की। Now one of these was Calcutta, which later grew into the city of Calcutta और कोलकाता as it is known today। तो जो 3 विलेजेस थे उसमें कलकत्ता था। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान, यानी कि एक नोटिस, granting the company the right to trade duty free। तो उन्होंने मुग़ल एम्परर को भी उकसाया कि आप हमें, हमारे लिए एक फरमान, एक नोटिस जारी करो जिसमें कि
जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे ट्रेड करने का हक है ड्यूटी फ्री, यानी कि उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे वो फ्री में ट्रेड कर सकते हैं।